Hello students, welcome to Adda 24/7 School. I'm Rebecca and in this video session I'm going to teach you question and answers of a chapter which has been taken from the book Beehive. And the name of the chapter is Reach for the Top. So here we are covering part 2 of this chapter. So part 2 के question answers को हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से question हमें यहाँ पर दिए गए हैं और उसे हम किस तरीके से आंसर करेंगे. मैं बताती चलूँ आप लोगों को. पार्ट 2 इसका है मारिया शारापोवा जो कि एक टेनिस प्लेयर थी, राइट. तो मैं ज़रा यहाँ पर पेन ले लेती हूँ और ये है मारिया शारापोवा जिनको आप देख सकते हो और इन्होंने वर्ल्ड में टॉप रैंक हासिल करी बाय प्लेइंग सच अ ग्रेट टेनिस. So the first question related to this is working in small groups or 4 to 5 students. Go back over 2 passages on Santosh Yadav and Maria Sharapova and complete the table given below the relevant phrases or sentences. So basically आप लोगों ने इससे पहले इसका फर्स्ट पार्ट पढ़ा जिसमें हम लोग को संतोष यादव के बारे में बताया गया, राइट. तो संतोष यादव के बारे में हमें क्या बोला गया था? संतोष यादव के बारे में हमें बोला गया था कि उनकी भी जर्नी बहुत अच्छी थी, बहुत ही स्ट्रांग थी क्योंकि उन्होंने भी काफ़ी हद तक अपनी जो अचीवमेंट्स थे वो बचपन में ही हासिल कर लिए थे, 20 साल की उम्र में, राइट. तो यहाँ पर संतोष यादव को आपको कंपेयर करना है विद मारिया शारापोवा क्योंकि मारिया शारापोवा ने भी अपनी सक्सेस बहुत ही छोटी उम्र से हासिल करना शुरू कर दी थी. तो बेसिकली यहाँ पर आपको एक पिक्चर दिया गया है, आप देख सकते हो. ये आपको कुछ पॉइंटर्स दिए गए हैं जिनकी मदद से आपको आंसर करने थे. पहला, देयर हम्बल बिगिनिंग, यानी कि संतोष यादव और मारिया शारापोवा की शुरुआती तौर की ज़िंदगी कैसी थी, उनकी शुरुआत कैसे हुई, उनकी ज़िंदगी की स्टार्टिंग कैसे हुई. फिर उसके बाद उनकी पेरेंट्स की अप्रोच क्या थी. संतोष यादव के पेरेंट्स सपोर्टिव थे या नहीं थे, मारिया शारापोवा के पेरेंट्स सपोर्टिव थे या नहीं थे. Their willpower and strong desire to succeed. कहाँ तक उनकी विल पावर ने, उनकी इच्छा शक्ति ने उनको सपोर्ट किया और उनकी जो बहुत ज़्यादा इच्छा थी टू सक्सीड, टू गेट दी सक्सेस हासिल करने की, वो किस लेवल की थी, आपको दोनों को ही बताना है. देन एविडेंस ऑफ देयर मेंटल टफनेस. आप कैसे कह सकते हो ये प्रूफ के साथ कि ये लोग मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग थे, मेंटली बहुत टफ थे. नेक्स्ट इज देयर पेट्रियोटिज्म. देशभक्ति इन दोनों की देखने के लिए कैसे मिलती है. तो बेसिकली ये दोनों चैप्टर्स हम लोग को इसीलिए दिए गए हैं ताकि हम लोग इनको इक्वली कंपेयर कर सकें, राइट. और जब हम लोग इनको इक्वली कंपेयर कर पाएंगे तब हमें देखने के लिए मिलेगा कि मारिया शारापोवा हो या फिर हमारी संतोष यादव हो, दोनों ही काफ़ी हद तक सिमिलर वे में सक्सेस को अचीव करी. So here we have taken it just like this. तो जो पहला पॉइंटर है their humble beginning, दोनों की शुरुआत कैसे हुई. तो सबसे पहले मैं संतोष यादव के बारे में बात करती हूँ. इनका जन्म एक छोटे से गांव में हुआ था. That means she was born in a small village ऑफ जोनियावास ऑफ रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट इन हरियाणा. तो हरियाणा में एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है रेवाड़ी और रेवाड़ी के जोनियावास विलेज यानी कि गांव में इनका जन्म हुआ. सो इनकी जो जर्नी है उससे हमें ये सीखने के लिए मिलता है कि अगर आप किसी गांव से बिलोंग करते हो या फिर आप किसी बहुत ही छोटी जगह से बिलोंग करते हो, सो इट इज़ नॉट ऑल अ मैटर ऑफ कंसर्न, आप अपनी ज़िंदगी में बहुत आगे जा सकते हो. मारिया शारापोवा के बारे में बात करें तो इनके फादर बहुत सपोर्टिव थे. फादर वॉज वर्किंग एज मच एज ही कुड डू टू कीप माई टेनिस ट्रेनिंग गोइंग. ये कौन कह रहा है? मारिया शारापोवा कह रही हैं. मेरे पापा जितनी मेहनत कर सकते थे उन्होंने उतनी मेहनत करी और फिर उन्होंने मुझे टेनिस प्लेयर में या टेनिस खेलने के लिए बस जस्ट लगा दिया बिकॉज ही वांटेड दैट कि मैं अपनी ज़िंदगी में कुछ बहुत अच्छा अचीव करूं. तो इनके फादर इनकी एक बहुत बड़ी, बोलते ना, सपोर्ट थे, एक पिलर थे जो कि उनका साथ दे रहा था. Their parents' approach, but in line with the prevailing custom in the family, Santosh had to make do with the local village school. अब यहाँ पर संतोष यादव के सामने प्रॉब्लम ये थी कि जिस तरह का रीति रिवाज था, जिस तरह के कस्टम्स, जिस तरह के रिवाज इनके यहाँ चलते थे, उस हिसाब से संतोष के पेरेंट्स कभी भी नहीं चाहते थे कि वो एक अच्छे स्कूल में पढ़े लिखें क्योंकि लड़कियों को अच्छे स्कूल में पढ़ाया लिखाया नहीं जाता था. तो इनको एक मामूली से गांव में पढ़ाया गया था, एक लोकल विलेज में पढ़ाया गया था और इनके पेरेंट्स की अप्रोच यही थी कि लड़की बस थोड़ा बहुत पढ़ जाए, जैसे ही वो 16 साल की 17 साल की होगी उसकी शादी करवा दी जाएगी. तो ये है संतोष यादव के पेरेंट्स की अप्रोच. वहीं मारिया शारापोवा के बारे में बात करें तो उनकी मदर वॉज कंपेल्ड टू स्टे बैक इन साइबेरिया. माई फादर वॉज वर्किंग एज मच ईदर. अब इनकी माँ और पापा दोनों ने ही इनको सपोर्ट किया था. इनकी मम्मा इनके साथ नहीं आ पाई थी यूएस बिकॉज इनके पास वीज़ा नहीं था, तो नहीं चाहते हुए भी उनको वहीं रुकना पड़ा.
वहीं जो इनके फादर थे उन्होंने बहुत मेहनत करी ताकि वो मारिया शारापोवा को एक अच्छी लाइफ दे सके और उनकी टेनिस की ट्रेनिंग कंप्लीट करवा सके। फिर विल पावर और स्ट्रॉन्ग डिज़ायर के बारे में पूछा जा रहा है, तो आप यहाँ पर देख सकते हो, एंड आई वाज सपोज टू कीप इन उत्तरकाशी ऑन द 21st, सो आई डिड नॉट गो बैक होम, इंस्टेड आई हेडेड स्ट्रेट फॉर द ट्रेनिंग। बेसिकली जब ये 21 साल की हुई तो इन्होंने ये डिसाइड किया कि ये उत्तरकाशी में एडमिशन लेंगी अपनी माउंटेनियरिंग के लिए। बट इनके साथ प्रॉब्लम बहुत बड़ी एक ऐसी आ गई थी कि इनके जो सेमेस्टर थे वो अप्रैल में ख़त्म होने थे, लेकिन सेमेस्टर ख़त्म होते होते 19 मई आ गया, और अगर वो इससे ज़्यादा डिले करती तो उनको शायद उत्तरकाशी में एडमिशन ना मिलता। तो इसी वजह से जो संतोष यादव थी वो अपने घर ना जा कर के सीधे कहाँ चली गई थी, उत्तरकाशी के इंस्टीट्यूट चली गई थी, और उन्होंने फिर वहाँ से अपने फादर को लेटर लिख दिया था कि मुझे माफ़ कर दीजिएगा पापा कि मैंने आपको बताया नहीं, लेकिन मैंने उत्तरकाशी में एडमिशन ले लिया और मैं वहीं जा रही हूँ। तो ये उनकी विल पावर को दिखाता है कि उन्होंने अपनी स्ट्रेंथ बनाई, वो अपने घर नहीं गई और सीधे जो उन्हें करना था उसके लिए चली गई। वहीं आप मारिया शारापोवा के बारे में पढ़ोगे, व्हेन यू कम फ्रॉम नथिंग एंड यू हैव नथिंग देन इट मेक्स यू वेरी हंग्री एंड डिटरमिन्ड। मारिया शारापोवा कहती हैं कि अगर आप एक ऐसी जगह से आए हो जहाँ पे आपके पास कुछ नहीं था और आप कुछ नहीं हो, तो आपके अंदर किसी चीज़ को पाने की भूख बढ़ जाती है और आपको सच में कुछ बनने का मन करता है, कुछ करने का मन करता है। सो मारिया शारापोवा बहुत ही आप डाउन टू अर्थ टाइप की फीमेल हैं, और उन्होंने ये भी कहा कि मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ अचीव किया है विद नथिंगनेस। जब आपके अंदर कुछ नहीं होता तो आपके अंदर एटीट्यूड भी नहीं होता, इसी वजह से आप सब कुछ करने के लिए तैयार होते। नेक्स्ट हम देखेंगे तो अगला पार्ट है हमारे पास एविडेंस ऑफ देयर मेंटल टफनेस। आप ये कैसे कह सकते हो कि दोनों मेंटली बहुत ही स्ट्रांग थी। तो संतोष यादव के बारे में बताया जाता है कि उनके अंदर एक आयरन विल थी, मतलब लोहा लाट उनके अंदर इच्छा शक्ति थी। उनके अंदर फिजिकल स्ट्रेंथ बहुत थी, क्योंकि जब आप माउंटेनियरिंग कर रहे होते हो ना, और अगर आप फिजिकली स्ट्रांग नहीं हो तो इतनी ठंड बर्दाश्त करना, हाइट से ना डरना, इट्स जस्ट इम्पॉसिबल। शी प्रूव्ड हरसेल्फ रिपीटेडली, और इन्होंने अपने आप को 2 बार प्रूव किया। इन्होंने अपनी मेंटल टफनेस को भी दिखाया कि ये मेंटली स्ट्रांग थी। शी वॉज रेडी फॉर द हाइट, शी वॉज रेडी फॉर द कोल्ड। सो दिस शोज दैट कि संतोष यादव जो हैं वो मेंटली बहुत टफ लेडी हैं। वहीं अगर मारिया शारापोवा के बारे में बात करें तो वो कहती हैं कि जब लोग मुझे परेशान करते थे, मेरी रैगिंग करते थे, क्योंकि जिस जगह पे ये ट्रेनिंग ले रही थी सब लोग इनसे बड़े थे, ये छोटी थी, तो ये डिप्रेस हो सकती थी, ये दुख में जा सकती थी, बट शी डिडंट बॉदर्ड फॉर दैट। इन्होंने और ज़्यादा अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना लिया था कि ठीक है ये सब मुझे करना है, दीज आर जस्ट पीनट्स, राइट। सो अगर मैं इसको पार कर गई तो मैं आराम से चीज़ों को हासिल कर लूँगी, मुझे सिर्फ एक ही चीज़ दिखाई देती है, वो है मेरा गोल। सो मारिया शारापोवा बहुत ही मेंटली स्ट्रॉन्ग थी इस चीज़ को लेकर के कि उनके पास एक गोल है, एक ध्येय है, उन्हें उसे अचीव करना है। नेक्स्ट है उनकी भक्ति कहाँ पर दिखाई देती है। दोनों की ये भक्ति अलग अलग जगह पे दिखाई देती है। जब ये टॉप ऑफ द वर्ल्ड पहुँच गई थी, माउंट एवरेस्ट की पीक पर पहुँच गई थी, तो उन्होंने अपना झंडा फहराया और ये कहती हैं कि मुझे उस समय गर्व महसूस हो रहा था कि मैं एक भारतीय हूँ। वहीं मारिया शारापोवा क्या कहती हैं कि मैं हूँ तो रशिया की, लेकिन मैं खेल यूएस की तरफ से रही हूँ, लेकिन अगर रशिया मुझे बुलाएगा तो मेरी रगों में जो खून दौड़ रहा है दैट इज ऑफ रशिया, तो मैं रशिया की तरफ से भी खेलना चाहूंगी। सो हाउ वुड यू राइट इट? देन आई अनफोल्ड द इंडियन ट्राई कलर एंड हेल्ड इट अलोफ्ट। अनफोल्ड का मतलब है फहराना, खोल दिया उन्होंने झंडा, इंडिया का तिरंगा झंडा, एंड हेल्ड इट अलोफ्ट। अलोफ्ट का मतलब होता है ऊंचा लहराना शुरू कर दिया। कहाँ पर? रूफ ऑफ द वर्ल्ड। रूफ ऑफ द वर्ल्ड किसे कहा जाता है? माउंट एवरेस्ट को। वो कहती हैं द फीलिंग इज इनडिस्क्राइबेबल, यानी कि मैं अपनी फीलिंग को बता नहीं सकती, डिस्क्राइब नहीं कर सकती। द इंडियन फ्लैग वॉज फ्लाइंग ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। हमारे भारत का झंडा दुनिया की टॉप पर लहरा रहा था। ये बहुत ही स्पिरिचुअल मोमेंट था मेरे लिए और मुझे भारतीय होने पर गर्व हो रहा था। इट वॉज ट्रूली अ स्पिरिचुअल मोमेंट एंड आई फेल्ट प्राउड एज एन इंडियन। स्पिरिचुअल मोमेंट कौन सा होता है? जब आप बाहरी खुश नहीं होते हो, जब आपकी खुशी अंदर से आ रही होती है, आपको लगता है कि आपने बहुत कुछ अचीव कर लिया, और आपने ही नहीं, आपकी सोल ने बहुत कुछ अचीव कर लिया। मारिया शारापोवा कहती हैं मेरा जो ब्लड है वो टोटली रशियन है, क्योंकि मेरे मम्मी रशिया से बिलोंग करते हैं, मेरे पापा रशिया से बिलोंग करते हैं, तो मैं रशियन हूँ।
आई विल प्ले ओलंपिक्स फॉर रशिया इफ दे वांट मी. मैं ओलंपिक रशिया के लिए भी खेल सकती हूँ अगर रशिया चाहेगा तो, बिकॉज मैं यूएस में रह रही हूँ, यूएस की तरफ से खेल रही हूँ, लेकिन अगर रशिया मुझे तैयार करता है तो मैं उसकी तरफ से भी खेलूँगी. सो ये एक बहुत ही अमेजिंग सी चीज़ थी जो आपने यहाँ पर लर्न करी अबाउट बोथ द गर्ल्स, राइट. अब हम लोग अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे. अच्छा, ये वाला क्वेश्चन हम लोगों ने क्यों पढ़ा? क्योंकि जब हम लोगों ने मारिया शारापोवा के बारे में पढ़ा तो हमें ये बोला गया था स्पेशली कि आप उनके बीच में कॉन्ट्रास्ट शो करो. एंड आई थिंक यू रिमेंबर स्टूडेंट्स कि मैंने आप लोगों से क्वेश्चन बोला भी था कि जब आप लोग इस चैप्टर को पढ़ोगे तो आप लोग ये काम करना. नाउ लुक एट दिस, लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंसेस. दे ईच हैव टू क्लॉजेस और टू पार्ट्स, each with their own subject and verb or verb phrase. Often one part tells us when or why something happened. तो जब आप इसको देखोगे ना तो आपको एक चीज़ समझ में आएगी. वो क्या है कि आपको ये जो वर्ड हैं, सेंटेंसेस हैं, वो आपको दो पार्ट्स में दिए गए हैं, ठीक है, जिसमें एक आपका सब्जेक्ट है और दूसरा वर्ब या फिर वर्ब फ्रेज है. तो आपको ये जो ब्रैकेट वाले टर्म्स हैं उनके अकॉर्डिंग इसको चेंज करना है. एक करके बताती हूँ मैं, फिर आगे हम लोग साथ में करेंगे. आई रीच द मार्केट व्हेन मोस्ट ऑफ द शॉप्स हैड क्लोज्ड. मैं मार्केट पहुँच गई जब ज़्यादातर शॉप्स बंद हो गई. तो आपको इस तरीके से इसको शुरुआत करनी है, व्हेन आई रीच्ड. तो इसका करेक्शन कैसे करा हमने, या इसको इस तरीके से कैसे चेंज किया, व्हेन आई रीच द मार्केट. सो रिमेंबर दिस स्टूडेंट्स, जब आपको इनको दो सेंटेंसेस में कन्वर्ट करना होता है ना बच्चा, तो आप हमेशा याद रखना, आप कभी भी व्हेन के साथ देन का इस्तेमाल नहीं करते हो, व्हेन को देन के साथ कनेक्ट नहीं करते हो, आप सीधे कॉमा के बाद सेपरेट कर देते हो. सो व्हेन आई रीच द मार्केट मोस्ट ऑफ द शॉप हैड क्लोज्ड. जब मैं मार्केट पहुंची ज़्यादातर शॉप्स बंद हो चुकी थी. अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 2. When Rahul Dravid walked back towards the pavilion, everyone stood up. जब राहुल द्रविड़ वॉक किया बैकवर्ड, राइट, तो हर कोई खड़ा हो गया. तो आपको इसको किस तरीके से बताना है, when everyone stood up. जब हर कोई खड़ा हो गया तो राहुल द्रविड़ बैक टू पवेलियन चला गया. सो आपको अगेन व्हेन के साथ देन नहीं लगाना, आप इसको इस तरीके से कंप्लीट करोगे. व्हेन एवरीवन स्टूड अप, राहुल द्रविड़ वॉक बैक टुवर्ड्स द पवेलियन. नेक्स्ट देखिए, गंगा पिक्ड इट अप आफ्टर द टेलीफोन हैड रंग. सो दिस इज द सेंटेंस, राइट. नाउ यू नीड टू डू इट इन अनदर वे, राइट. आप इसको अलग तरीके से लिखोगे, तो आप कैसे लिखोगे, बेसिकली ये वाला जो मैंने अभी अभी बोला है, दिस इज द करेक्ट वन. और इसका जो क्वेश्चन था, अगर यहाँ पर देखो तो इसका जो क्वेश्चन था, इसका जो सवाल था, वो आपको ऊपर मेंशन किया गया था. ये द टेलीफोन रैंग एंड गंगा पिक्ड इट अप. तो इसको आपको क्या करना था, आपको बताना था कि आप ये बताओ कि कब कौन सी चीज़ हुई, अगला टास्क कौन सा हुआ. तो अगले टास्क को बताने के लिए मैंने यहाँ पर आफ्टर लगा दिया और मैंने गंगा वाला स्टेटमेंट पहले लिख दिया. तो मैंने कहा गंगा पिक्ड इट अप, गंगा ने उसे उठा लिया. और कब उठाया, जब टेलीफोन की घंटी बजी. तो कौन सा एक्शन बाद में हो रहा है, कौन सा एक्शन पहले हो रहा है, ये आपको बताना था. तो पहले क्या हुआ, पहले हुआ टेलीफोन की घंटी बजी, और दूसरा गंगा ने उसे उठा लिया. तो गंगा ने उसे कब उठाया है, जब टेलीफोन की घंटी बज चुकी है, राइट. सो कौन सा एक्शन नेक्स्ट हुआ वो आपने बता दिया. एक्शन कौन सा नेक्स्ट हुआ है, गंगा पिक्ड इट अप. नेक्स्ट देखिए, गुंजन हैज बीन अस एवर सिंस द स्कूल बिगिन. गुंजन हमेशा से ही हमारे साथ है जब से स्कूल शुरू हुए हैं. तो आपको बताना है वो कब से हमारे साथ है. तो उसको अगर आपको डिफरेंट तरीके से लिखना हो तो आप कैसे लिखोगे, सिंस द स्कूल बिगेन, जब से स्कूल की शुरुआत हुई है. गुंजन हैज बीन विद अस, गुंजन हमेशा से ही हमारे साथ रही है. सो ये रहा इसका प्रॉपर करेक्शन. सो बेसिकली व्हाट यू नीड टू डू इज, आपको इन सेंटेंसेस को ब्रेक करके दो अलग अलग पार्ट्स में लिख देना था, सेपरेट करके दो पार्ट्स में कन्वर्ट कर देना था. सो वी हैव डन दैट. सो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे. अगला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द टू पार्ट ऑफ द सेंटेंसेस बिलो, अंडरलाइनिंग द पार्ट दैट गिव्स अस द इंफॉर्मेशन इन ब्रैकेट्स एज शोन अबव. सो आप देखो, इसको पढ़ो. वेयर अदर गर्ल्स रोड ट्रेडिशनल इंडियन ड्रेसेस, संतोष प्रेफर्ड शॉर्ट. कॉन्ट्रास्ट हर ड्रेस विद व्हाट दैट ऑफ अदर्स, राइट. जहां बाकी लड़कियां जो ड्रेस पहनती थी वो ट्रेडिशनल इंडियन ड्रेसेस होता था, वहीं संतोष क्या प्रेफर करती थी, शॉर्ट प्रेफर करती थी. तो अगर आपको इसका कॉन्ट्रास्ट इसके साथ शो करना है, इसका मतलब क्या होगा, आप इसको कैसे डिफाइन करोगे. सो बेसिकली आपको इसको डिफाइन सिंपल से वर्ड्स में करना है कि जो संतोष हैं
वो बिल्कुल भी ऑर्थोडॉक्स नहीं है, राइट, शी इज नॉट ऑर्थोडॉक्स, राइट, और वो कस्टम्स और ट्रेडिशंस पे बिलीव नहीं करती हैं, वो अपनी मन की मालकिन है, उन्हें जो मन करता है, जो उन्हें सही लगता है वो करती हैं, वो दूसरों के हिसाब से नहीं चलती, राइट। अगला देखिए, शी लेफ्ट होम एंड गॉट हरसेल्फ एनरोल्ड इन अ स्कूल इन दिल्ली। तो आप ये बताइए, टेल अस व्हाट हैपेंड आफ्टर द फर्स्ट एक्शन, पहले एक्शन के बाद क्या हुआ। She left home and got herself enrolled in a school. So she left home and got herself enrolled in a school in Delhi. इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपना घर छोड़ दिया और उसके बाद अपना एडमिशन ले लिया था, कहाँ, दिल्ली में, राइट। तो घर छोड़ने के बाद इन्होंने दिल्ली के एक स्कूल में एडमिशन ले लिया था। तो फर्स्ट एक्शन कौन सा है, पहले उन्होंने घर छोड़ा, और दूसरा एक्शन कौन सा है, उन्होंने एडमिशन ले लिया दिल्ली के एक स्कूल में। She decided to fight the system when the right moment arrived. वो कहती हैं कि मैं इस सिस्टम के खिलाफ तब लड़ूंगी जब सही मोमेंट आएगा। So आपको बताना है कि when she was going to fight the system, कब हुआ ये, जब वो सिस्टम से फाइट करने के लिए तैयार थी। तो she decided to fight the system when the right time arrived, and this was the time when she was at the age of 16 and she was forced to marry, right? इनको फोर्स किया जा रहा था शादी के लिए। So she denied, आप लिखोगे उन्होंने मना कर दिया था, उन्होंने मना कर दिया कि मेरे को शादी नहीं करनी, मैं शादी नहीं करूंगी। और उसके बाद उन्होंने बोला कि अगर आप मेरी शादी करवाओगे तो मैं शादी तभी करूंगी जब आप मुझे एक अच्छे स्कूल में भेजोगे। तो ये उनके टाइम के बारे में बताया जा रहा है कि जब उन्होंने रिवोल्ट किया, लेकिन साइलेंट रिवोल्ट था उनका। तो उन्होंने अपने घर पे बोल दिया था, मैं शादी तभी करूंगी जब आप मुझे अच्छे स्कूल में पढ़ाओगे। फोर्थ वाला पार्ट है, लिटिल मारिया हैड नॉट येट सेलिब्रेटेड हर 10th बर्थडे व्हेन शी वाज पैक्ड ऑफ टू ट्रेन इन यूनाइटेड स्टेट्स। टेल अस व्हेन मारिया वाज सेंट टू यूएस। आपको बताना है कि मारिया को यूएस कब भेजा गया, ठीक है। तो मैं आपको बता देती हूँ कि लिटिल मारिया हैड येट नॉट सेलिब्रेटेड हर 10th बर्थडे व्हेन शी वाज पैक्ड ऑफ टू ट्रेन इन यूनाइटेड स्टेट्स। तो कब मारिया शारापोवा को यूएस भेज दिया गया था, व्हेन शी वाज 9 years old, जब वो सिर्फ कितने साल की थी, 9 साल की थी। एंड शी वेंट टू गेट टेनिस ट्रेनिंग। बच्ची थी वो और उन्हें यूएस से भेज दिया गया था जब वो सिर्फ 9 साल की थी, और उन्हें इसलिए भेज दिया गया था क्योंकि उन्हें टेनिस की ट्रेनिंग लेनी थी। नेक्स्ट देखिए, नाउ रीराइट द पेयर्स ऑफ सेंटेंसेस गिवन बिलो एज वन ऑफ द सेंटेंस। तो आपको क्या करना है, आपको इनके पेयर्स को रीराइट करना है। पहला क्या लिखा हुआ है, ग्रैंडफादर टोल्ड मी अबाउट द ओल्ड डेज, ऑल बुक वर प्रिंटेड ऑन पेपर देन। सो बेसिकली यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर ये सेंटेंस है, अगर आप इसको रीराइट करोगे तो आप किस तरीके से लिखोगे कि ग्रैंडफादर ने मुझे बताया कि जो पुराने समय होते थे उसमें सारी बुक्स जो थी वो किस पे छपी हुई होती थी, पेपर पे छपी हुई होती थी। सो इट इज एज गिवन इन द रेड लाइन। नो, ग्रैंडफादर टोल्ड मी अबाउट द ओल्ड डेज, यहाँ पर इन्होंने एंड कर रहा था एक सेंटेंस को, हमने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया व्हेन ऑल द बुक्स वर प्रिंटेड ऑन पेपर। सो इस तरीके से आप कनेक्ट कर सकते हो दोनों सेंटेंसेस को। What do you do after you finish the book? Perhaps you just throw it away. आप क्या करते हो जब आपकी बुक फिनिश हो जाती है, क्या आप उसे फेंक देते हो? After you finish the book, perhaps you just throw it away. तो मैंने इसको आफ्टर से कनेक्ट कर दिया, मैंने कहा जब आपकी बुक खत्म हो जाती है तो आप उसको फेंक देते हो। कनेक्ट करना था सेंटेंस को। नेक्स्ट है, he gave the little girl an apple। पहला सेंटेंस, he took the computer apart। तो इसको कनेक्ट करना है, मैंने एंड से कनेक्ट कर दिया। ही गेव द लिटिल गर्ल एन एप्पल, उसने लिटिल गर्ल को एक एप्पल दिया, छोटी सी लड़की को एक एप्पल दिया और कंप्यूटर दूर हटा लिया। राइट स्टूडेंट्स, नाउ अनदर क्वेश्चन इफ यू सी हियर, फोर्थ वन, यू हैव नथिंग दैट मेक्स यू वेरी डिटरमिन्ड। तो अगर आपको इसको रीराइट करके लिखना हो तो आप कैसे लिखोगे, जब आपके पास कुछ नहीं होता तब आप डिटरमिन्ड हो जाते हो। तो आप इस तरीके से लिख सकते हो, व्हेन यू हैव नथिंग दैट मेक्स यू डिटरमिन्ड। जब आपके पास कुछ नहीं होता, जब आप कहीं से नहीं आए होते हो, तब आप डिटरमिन्ड हो जाते हो। नेक्स्ट, नाउ रीराइट द पेयर ऑफ सेंटेंसेस गिवन बिलो एज
वन सेंटेंस, आपको क्या करना है, इसको रीराइट करना है, इस सेंटेंस को रीराइट करना है। तो आप कैसे लिखोगे, आई नेवर थॉट ऑफ क्विटिंग, मैंने कभी भी क्विट करने का नहीं सोचा, आई न्यू व्हाट आई वांटेड। तो उसको आपको कनेक्ट करना था, तो आप एज से कनेक्ट कर सकते हो, दैट इज द कंजंक्शन ओनली, आई नेवर थॉट ऑफ क्विटिंग एज आई न्यू व्हाट आई वांटेड। मैंने कभी भी क्विट करने का नहीं सोचा क्योंकि मुझे हमेशा से ही पता था कि मुझे क्या करना है। सो बेसिकली दोनों सेंटेंस को कनेक्ट करना था, तो मैंने एज लगा दिया यहाँ पे। सो माय डियर स्टूडेंट, विद दिस वी हैव कम टू द एंड ऑफ द सेशन। आई होप कि आप लोगों को ये जो पार्ट है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा और इसमें किसी भी तरह का कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। स्टिल इफ यू पीपल हैव एनी कंफ्यूजन, you may ask it in the comment section. Thank you, thanks a lot, bye bye and take care.